IBC 24 के सभी कर्ता धर्ता, बच्चों के माता पिता, अभिभावकगण और देश की आन बान शान मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। दिल से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत की और इतनी कड़ी मेहनत की कि कई बच्चे और बच्चियों ने अभाव में रहते हुए भी, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धारा के विरुद्ध बहकर अपनी ताकत से, मेहनत से, लगन और परिश्रम से पत्थर का सीना तोड़कर प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन प्रतिभाशाली बच्चों को जो IBC 24 सम्मानित करने का काम दिया है, इन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा, बहुत उत्साहवर्धक होगा और ये सम्मान उन बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिस ऊंचाई की कल्पना हमारे बच्चे या उनके माता पिता भी नहीं किए होंगे। प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, आज का दिन एक यादगार दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश के तमाम वैसे बच्चे जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, जिन्होंने एक सपना देखा था और सपने को पूरे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, वैसे बच्चों को महिमामंडित करने के लिए, वैसे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए IBC चैनल इतनी बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम कर रहा है, सच में काबिले तारीफ है। और ये समाज में एक नई बात है और लोगों का उत्साहवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता समाज में हमेशा बनी रहेगी। बच्चों, अब आपने पहली सीढ़ी की चढ़ाई ही शुरू की है, ऐसा ही मानिएगा। अभी आपको और कई सीढ़ियां चढ़नी है, अभी आपको कई कांटे भरे रास्ते पर चलने होंगे। कई तरह की परीक्षाएं, 10th की परीक्षाएं, 12th की परीक्षाएं, ये तो महज एक परीक्षा है। जीवन में इससे भी कठिन कठिन परीक्षाओं को आपको देना होगा, तरह तरह के इम्तहानों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप सच में तैयार हैं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो आने वाला कल आपका होगा। हम लोग अक्सर बात करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं कि भारत बदल रहा है, देश की स्थितियां बदल रही है, इनकी परिस्थिति बदल रही है और धीरे धीरे हमारा देश ही विश्व गुरु बनेगा। हमारे जो सम्मानित नेतागण हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रात दिन एक मेहनत करते हैं, उनके चाहने न चाहने से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होगा। असल में परिवर्तन आप ही युवा छात्र और छात्राएं कर सकते हैं और सच में अपनी कड़ी मेहनत और लगन और नई खोज के बल पर आप देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इसका दायित्व और इसकी जिम्मेवारी आपके ही कंधों पर है। कैसे निर्वाह करना है, ये सोचने का वक्त है। हमारा देश एक ऐसे फेज से गुजर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जिसमें आप लोगों के नई खोजों का इंतजार है, आप लोगों का स्वागत है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है कि आखिर भारत में क्या हो रहा है। मैं प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे सुपर 30 जैसे कार्यक्रम में भी, चाहे वो कुली का बेटा हो या कबाड़ी में काम करने वाले का बेटा हो या ऑटो ड्राइवर की बच्ची हो, हमारे पास आती है, रात दिन एक करके संघर्ष करती है और दुनिया को दिखाती है कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, आप में मेहनत करने की क्षमता है, आप में चाहत है, तो आप कुछ भी नया कर सकते हैं, आप एक इतिहास बना सकते हैं। बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ एक बच्ची आई, निधि झा। निधि झा बनारस की रहने वाली थी। दादाजी पूजा पाठ कराते थे, पिताजी इतना भी नहीं पढ़ पाए गरीबी के चलते कि पूजा पाठ करा पाए, तो ऑटो ड्राइवर का काम करने लगे। अपना उनके पास ऑटो भी नहीं है, बनारस के सकरी गलियों में ऑटो चलाते हैं। उनकी बच्ची पढ़ती थी और किताब लेकर, कॉपी लेकर पढ़ती रहती थी और देखते रहती थी कि मंदिर में कोई कोई आता है तो बोलता था, या भगवान हमारे बच्चे भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए।
निधि झा भी सोचती थी कि एक दिन आएगा मैं भी इंजीनियर बनूंगी, पढ़ती थी, लेकिन उसको कोई सहारा नहीं था। वो खोजते खोजते अपने पिता के पास सुपर 30 में आती है, पटना हमारे पास आती है, मेहनत करती है, रात दिन एक करती है और IIT में चली जाती है। उस पर फ्रांस के एक डायरेक्टर फिल्म बनाते हैं, पास्कल पिकासो, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होते हैं और वो फिल्म फ्रांस में जब रिलीज हो रही थी तो निधि को, उसके फादर को, मदर को, मुझको, मेरे भाई को, परिवार को, एक बड़ी टीम को फ्रांस से निमंत्रण था कि आइए फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। हम लोग गए, एक दिन पहले गए, वहाँ पर फ्रांस की गलियों में, पेरिस के गलियों में घूम रहे थे, कई जगह पर पोस्टर बैनर देखा, उसमें निधि की तस्वीर देखी। तब मुझे एहसास एक बार हुआ कि तमाम कठिनाइयों के बाद भी, तमाम लाचारी और बेबसियों के बाद भी निधि में इच्छा थी तो मेहनत करके एक ऑटो ड्राइवर का बच्ची होके वो काम करके दिखाया कि आज पेरिस के गलियों में भी पोस्टर लगे हुए हैं उसके, और लोग ऐसे आंख उठाकर उसको देख रहे हैं, एक हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, भारत में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या भविष्य होगा भारत का। अभी हाल फिलहाल में एक जापानीज कंपनी आई, NHK जापान, सबसे ज्यादा चलने वाला चैनल है जापान का। तो NHK जापान एक रिसर्च कर रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था 1 घंटे का, कि आखिर क्या बात है कि भारत में पिछले 10 सालों में काफ़ी आर्थिक तरक्की हुई है, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है, यहाँ के लोग नौकरियों में ज़्यादा आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे भारत नंबर 1 पर आ गया है, आखिर क्या कारण है, इसको पता किया जाए। उन लोगों की टीम IIT खड़गपुर गई, वहाँ के चेयरमैन से बात की, बॉम्बे गई, बॉम्बे IIT के स्टूडेंट से बातचीत हुई, IIM गई, करते करते टीम आती है हमारे पास टीम आती है, देखती है कैसे ही साधारण झोपड़ी में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसी में से पढ़ने वाले के बच्चा का जो IIT हो गया था संतोष का, उसके घर जाती है, देखती है टूटा फूटा अपना घर भी नहीं है, सड़क के किनारे चादर घेर कर किसी तरह से उसका परिवार जीविका उपार्जन कर रहा है। और जब पता चलता है कि संतोष IIT कर गया और अब जर्मनी जाने वाला है, ये देखकर लोग दंग रह जाते हैं और लिखते हैं कि यही है, यही बच्चे हैं, आप लोग जैसे बैठे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो भारत की तकदीर बदल रहे हैं। और अंत में फिल्म जब प्रसारित हुई थी, जब वहां फिल्म चली NHK जापान में, तो फिल्म का जो आखिरी दृश्य था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लोगों ने समझाया, दिखाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे झुग्गी झोपड़ियों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड जैसे स्टेट में पढ़ रहे हैं बैठ के, और उधर से आवाज़ आती है कि यही भारत का भविष्य है, यही भारत का भविष्य है। इसको देखकर चाइना, अमेरिका, जापान, बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। जितना डिसिप्लिन है यहाँ बच्चों में, जितना मध्य प्रदेश के मिट्टी में उड़कता है, जितना इसमें ताकत है, जितनी शक्ति है यहाँ के पानी में, पूछिए मत। सबसे ज़्यादा हमारे दीपक जैन जी यहाँ बैठे हुए, हमारे छोटे भाई जैसे हैं इंदौर में, आज से करीब 7-8 साल पहले इन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि इंदौर से इतना लोग बुला रहे हैं। धीरे धीरे बाद में हमने देखा कि तमाम ईमेल को चेक किया, जितने पास हमारे पास आते हैं, चिट्ठियां आती है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए बेचैनी, छटपटाहट, तड़प, प्यास है, वो मध्य प्रदेश के बच्चों में है। हमारे डेटा के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ। जरूरत इस बात की है कि इस प्यास को कैसे बुझाई जाए, इस प्यास को और कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए IBC 24 जो बड़ा काम कर रहा है, उसकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है। बच्चों, मैंने IBC से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले टाइम में आप हमारा एक मोटिवेशनल स्पीच करवाते हैं, लाइव करवाते हैं, ऑफलाइन करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपके प्रयास से इतने इम्प्रेस्ड हैं, इतने प्रभावित हैं कि आने वाले समय में अगर आप मौका देंगे, मुझसे कहेंगे, तो इसी चैनल के द्वारा मैं अपने मैथमेटिक्स के क्लासों को लूँगा, और इसके लिए 1 रुपया चैनल से नहीं लूँगा, अब पूरे देश में इस चैनल को देखेंगे लोग, ऐसी व्यवस्था आप करिए। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं,
या तो साइंस के विद्यार्थी है, या आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, या स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना उसका हाउ एंड व्हाई जरूर जानना। बगैर कैसे और क्यों की चीजों को समझेंगे आप तो संकट में पड़ जाएंगे। अभी हमने देखा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभी विदेश में हैं, अभी हाल में जाना हम 3-4 साल पहले कि वो उनका एक बार बोलने का फी 50 लाख रुपया है। तो हमने सोचा कि भाई क्या वो कुछ बोलते कि 50 लाख रुपया लेते हैं। उनकी लिखी किताब हमने पढ़ी, किताब का नाम ही था हाउ एंड व्हाई। उस किताब में जो भी चीजें पढ़ी वो हमारे देश में बहुत पहले से है। हम लोग जैसे एक मामूली शिक्षक बहुत पहले से पढ़ाते हैं कि अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो बच्चों, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसका हाउ एंड व्हाई जानो, रटो मत। बहुत लोग पूछते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे लिए बोझिल हो गया, नीरस हो गया, अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत कठिन लगता है, क्या करें सर कि मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट आने लगे। सर कुछ बताएं, कुछ उपाय आप बताएं, कुछ तो करें। तो इसका कोई उपाय नहीं, उपाय बड़ा मामूली है, उपाय बड़ा सरल है। करना क्या है, आपको शुरुआती समय से ही अलर्ट रहना है। जैसे आप पढ़ते हैं 28 को और 29 को जोड़ना, 28 और 29 जोड़ते तो 8 और 9 का 17, 7 यहाँ लिखते हैं, अगले लाइन में 1 जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, आज जरूरत इस बात की है कि इसको हम जाने। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 77 और 89 को, पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एक घर छोड़ देते हैं, तब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सब डिजिट्स को जोड़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग नहीं जानते हैं, रट लेते हैं प्रक्रिया को। हम लोगों का 2, 9, 6, 16 वगैरह का एलसीएम निकालना होता है तो 2 ब्रैकेट में लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अच्छा कॉमन आ गया, 3 लेते हैं, फिर खटखट खटखट मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लघुत्तम लीस्ट कॉमन मल्टीपुल निकल गया। आखिर ये कैसे निकला, हम न सीखते हैं न हमें सिखाया जाता है, और धीरे धीरे बच्चों यही मैथमेटिक्स हमें बोझ बनने लगता है। और जब चीजें बोझ बनने लग जाती है, दबाव बनने लग जाती है, तो हम लोग उसको रटने लगते हैं, और बगैर समझे बुझे रटते हैं तो चीजें इतना परेशान कर देती है, बोझिल हो जाती है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। कभी भी डिप्रेस ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, हमेशा सोचे कि आने वाला कल हमारा है। सिर्फ हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है जो हमारे पास, वो हमारे पास मेहनत का धन है, मेहनत की ताकत है। जो भी बच्चा सही डायरेक्शन में, जरूरत इस बात की है कि सही डायरेक्शन में आप मेहनत करें। एक कहावत बड़ा मशहूर है चाइनीज कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन हम इसमें एक ऐड किया है मैंने कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन पहला कदम का राइट डायरेक्शन में होना सबसे जरूरी है। मुझे जाना है कलकत्ता और हम लोग दिल्ली के लिए पहला कदम बढ़ा दिए तो हर कदम गलत होगा, तो पहला कदम कहाँ होगा इसका ख्याल रखना है। बच्चों मैं अब आखिरी पड़ाव पर आ रहा हूं अपने मुख्य बातों का। अगर आप लोग चाहे कोई भी फील्ड हो, कला का हो, खेल का हो, व्यापार का हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ के अच्छा एक आईएएस बने, एक आईपीएस बने, एक आईआईटीएन बने। अगर आप अच्छे दिल से पढ़ते हैं, सब चीज़ों का कारण जानते हैं, उसका निवारण जानते हैं, तो आप एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं। ऐसा व्यापारी बन सकते हैं जो बिल गेट्स को टक्कर दे सकता है, ऐसा व्यापारी बन सकते हैं जो गूगल और व्हाट्सएप बनाने वालों को पटकनी दे सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि कुछ भी पढ़े, कुछ भी अध्ययन करे, एकदम आधारभूत बातों को जानते हुए और 4 फार्मूले को याद रखना। बच्चों मैं आज बता रहा हूं और अगले साल फिर ये लोग कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं लाइव से आप देखिएगा। और अगर याद आ गई हमारी बात और 4 चीजों का आपने अगर अभ्यास अच्छे से किया है तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में 1 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। ये हम कहीं किताब से पढ़ के, कहीं से सुन के, देख के हम नहीं बता रहे, बल्कि अपने उन अनुभव के आधार पर बता रहे हैं जो हम सुपर 30 के बच्चों के साथ प्रयोग किया है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई सुपर 30 में आने वाला बच्चा रिक्शा चालक का बच्चा होता है, मजदूर का बच्चा होता है,
ठेले वाले का बच्चा होता है, बच्ची होती है, और कैसे पेपर का हॉकर करने वाला, काम करने वाला का बच्चा होता है। आखिर क्या बात है, क्या मंत्र है, क्या जादू है कि बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और 30 के 30 बच्चों क्वालिफाई करते हैं? क्या मैजिक है? कोई मैजिक नहीं है, बस 4 मंत्र है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, मैं पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये 4 मंत्र आप अपनाते हैं तो आपके जिंदगी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और वही क्रांति पूरी दुनिया उस क्रांति को देखेगी। पहली बात है प्रबल प्यास। अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए प्रबल प्यास होनी चाहिए। चाहे आप बनना चाहें डॉक्टर, चाहे आप बनना चाहें इंजीनियर, चाहे आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहे, कोई कंपनी की शुरुआत करना चाहे, पॉलिटिशियन बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, आपके लिए बहुत जरूरी है कि प्रबल प्यास। अगर आप जैसे ही सुबह उठिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि मेरा उद्देश्य था डॉक्टर बनना, मेरा उद्देश्य था एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, मेरा उद्देश्य था एक अच्छा इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करना है, तो क्या मैं मैथ पढ़ा हूं या पढ़ी हूं? मैथमेटिक्स में मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बकाया है, क्या क्या बाकी रह गए, उसका किसका रिवीजन करना, यही दिन भर दिमाग में घूमते रहना चाहिए। एकदम पागलपन का दौर होना चाहिए। और धीरे 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 रात बीते तो इसी ख्वाब के साथ, इसी बातों के साथ आप सोने चले जाइए। हमारे छोटे भाई जैसे दीपक जैन साहब यहाँ पर हैं, टीनू जी जो लोग के नाम से जानते हैं, आज से 6-7 बरस पहले इन्होंने जस्ट एक ईमेल लिखा कि भैया मैं चाहता हूं इंदौर में आप आए और बच्चों को संबोधित करें। हमने कहा कि ठीक है, फिर हमने टाल दिया है, भाई इतनी व्यस्तता है, इतने काम है, और इधर से कई लोग ईमेल दे रहे थे बच्चे कि भाई आइए आइए, एक आयोजक भी मिल गया, फिर भी इतनी व्यस्तता होती है कि हम सोच रहे थे आज जाए नहीं जाए, लेकिन इनमें प्रबल प्यास थी दीपक जैन जी में, टीनू जी में। इन्होंने सोचा कि नहीं, इनको बुलाना है। इन्होंने मेहनत करते करते, फोन करते करते मुझ में भी प्यास जगाई, और मैं इंदौर आया, और उसके बाद मैं इंदौर का हो गया हूँ, कई बार उसके बाद आया, यहाँ से इतना मुझे प्यार और सम्मान मिला। इंदौर आने जाने का सिलसिला बना रहा, इसके लिए प्रबल प्यास काम किया टीनू जी का। दूसरी बात क्या है भाई, सफलता के लिए सकारात्मक सोच। आप प्रयास करते हैं बच्चों, आप मेहनत करते हैं, कभी कभी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चूंकि मैथमेटिक्स का ही टीचर हूं इसलिए उदाहरण भी मैं मैथमेटिक्स का दूंगा। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कोई फार्मूला बनाते हैं, कोई ऐसी चीज बनाते जो फंस जाती है, नहीं आपसे बनता, आप निराश होते हैं। निराश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना है। जो हार गया, जो टूट गया, वही गया। अभी हम लोग के यहाँ इस बार 30 में 30 बच्चे IIT सफल हुए। पिछले साल 28 हुए थे, कभी 27 हो जाते, कभी 25 भी हो जाते, कभी 30 में 30 होते हैं। जिस साल बच्चे 2-4 छूट जाते हैं, मैं पता करता हूं कि आखिर क्या कमी रह गई थी कि छूट गए, तो उसमें एक ही कमी होती थी, सकारात्मक सोच की कमी, पॉजिटिव थिंकिंग की कमी। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, आप कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं छोड़े, हमेशा सोचे आने वाला कल हमारा है। और तीसरा क्या है भाई, अथक प्रयास, बिना थके हुए परिश्रम करते रहना है, रात दिन एक करना है। क्या रात क्या दिन, नशा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचनी है। भाई हमारी यात्रा वहीं पूरी होगी, मंजिल पर आने ही पर पूरी होगी, इसके लिए प्रयास करते रहना है। पहला हमने बताया कि आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। दूसरा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। तीसरा है भाई आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करें, अथक प्रयास। हमारे सुपर 30 के बच्चे हैं, आज देश विदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों पर पदासीन हैं और अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आनंद कैसे इतनी सफलता मिलती है? बच्चों की ही मेहनत है। रात में कभी कभी 11 बजे 12 बजे अपने घर के हॉस्टल में मैं घूमता हूं, देखता हूं बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और पढ़ते ही चले जा रहे हैं। और जब कभी कभी मैं सुबह उठता हूं 6 बजे, जाता हूं देखता हूं तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कब सोते हैं पता नहीं। एक बार एक घटना मैं बताना चाहूंगा संक्षेप में। एक अनूप लड़का था, वो पढ़ते पढ़ते थक गया था, पढ़ते पढ़ते थक गया था, चक्कर आ रहा था उसे। हम कहे, शाम को मैं देखा बेचारा थका हुआ निराश बैठा हुआ है, फिर भी किताब ले। कह रहे अनूप इतनी तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, लो 20 रुपया, जाओ चाय पी के आओ, सड़क पर से घूम फिर के आओ, थोड़ा फ्रेश लो, फिर पढ़ना। कहा नहीं सर, आपने सिखाया था अथक प्रयास, आपने सिखाया था कि उस दृश्य को सोचो जब तुम रो रहे थे, और रो रहे थे कि माँ खाना दो खाना दो खाना दो, तुम रो रहे थे और माँ के पास खाने के लिए देने के लिए कुछ नहीं था।
पिताजी को माँ ने कहा था कि जाइए थोड़ा सा चावल ले आइए, अगर आप थोड़ा सा चावल ले आइएगा तो मैं पानी गर्म करती हूँ, चावल और नमक तो बेटा खा लेगा। उस पिताजी उस चावल को लाने गए, आज तक कभी वापस नहीं आए हैं और आज तक कहीं वापस नहीं। माँ हमारी क्या नहीं काम की, खेत में मजदूरी की, जहाँ तहाँ काम की, सड़क पर काम की और मुझे पढ़ा के यहाँ पर भेजी है सुपर 30 में। नहीं सर, अथक प्रयास, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कैसे मैं पढ़ना छोड़ दूँ, मैं कैसे मैं थक जाऊँ। देखता हूँ कि आज भी आपकी माता जी खाना बना रही है, देखता हूँ कि माफिया आप पर अटैक कर देते, आपको यहाँ सुरक्षा मिली हुई, देखता हूँ कि आप 1 रुपया चंदा किसी से नहीं लेते, अपने मेहनत करके पढ़ाते और आप कहते हैं कि आराम कर लो, चाय पी लो। नहीं सर, अथक प्रयास में पढ़ते रहूंगा जब तक मुझ में जान है, होश है। ऐसे मेहनत करने वाले को जरूरत है आज देश में। आज वही अनूप जो ऐसा बोलता था, IIT बॉम्बे में बहुत अच्छे रैंक से गया, उसके बाद दुबई में कुछ दिन जॉब किया बुर्ज खलीफा में, और वही संतोष आज IIT पवई में एक कंपनी का मालिक है जिसमें 18 IITian उसके अंडर में काम कर रहे हैं, जिसके पिताजी भूखमरी से भागे थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का ये मकसद है, मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी थकना नहीं जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे चलो बढ़ते रहो, और उस समय तक नहीं रुकना है जब तक मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच जाए। इसी भाव से हम लोगों को चलने रहना है। तो फिर से एक बार बताए, हमें प्रबल प्रयास होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए, अथक प्रयास, और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। आप में एकदम पेशेंस होना चाहिए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी हार जा रहे हैं, फिर भी आपको मुंह खानी पड़ रही है। बहुत बार हम बच्चों को सवाल देते हैं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं, रूटीन प्रॉब्लम के अलावा कहते हैं बना के लाओ, दिखाओ क्या तुम बनाए। बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं बना आज। और सब आप जो बुक से किताब दिया, पुराना IIT का सवाल दिया, बन गया सर, लेकिन ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं बना हमको सर, कुछ मदद कर दीजिए। हम के मदद, तुम हिम्मत हार गए, धैर्य खो दिए। यही तो कमाल है कि धैर्य का एक रात और प्रयास करो, कल आना। कल बता पूछते हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ देते, फिर पूछते हुआ नहीं सर, रात भर मेहनत किया, कोई रास्ता नहीं दिखाया, अंधकार अंधकार दिखाया, अब आप बना दीजिए। हम के देखो हिंट दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, सवाल तुमको बनाना है। तो बोलता नहीं सर अब अंधकार है, कोई रास्ता नहीं। कह रहे यही तो जीवन का सत्य है। जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, बच्चों सोचो सवेरा के उतने ही तुम नजदीक पहुंच रहे हो। केवल हिम्मत मत हारो, धैर्य बना रखे रखो, और इस भाव से बनाओ, देखो सवाल बनता है कि नहीं, और सवाल बन जाता है। उसके बाद मेरे दोस्तों, कई बच्चे सवाल बना देते हैं। ये 4 मंत्र है, मैंने बहुत दिल से बताया है बच्चों, और अगर ये चारों मंत्र को आप पालन करते, इस चारों मंत्र को आप फॉलो करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला कल आपका है, हमारे देश का है, और हमारा देश एक इतिहास पूरे दुनिया में लिखेगा। जो इन प्रतिभाशाली छात्र जो आज सम्मानित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बोलने का जो मौका दिया, और हम चाहेंगे बच्चे और बच्चियां जिनके पास जो भी सवाल हो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए। असल में सर, मैं एक छोटे से गांव में टीचर हूं, माध्यमिक टीचर। मैं अपनी बहन दिव्या व्यास के साथ आने का मौका मिला, इस बात से बहुत खुश हूं। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं, अक्सर जैसे 12th से सब निकलते हैं तो वो ये पूछते हैं कि हम आगे क्या करें। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर? मतलब हम बच्चों को, जैसे आपने बोला कि पहला जो कदम है वो सही दिशा में जाना चाहिए, तो उस पहले कदम का जो निर्धारण है हम किस तरीके से करें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूछते क्या करना चाहिए, तो एक ये टीचर का भी काम है, एक शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों में देखे किस तरह का उसमें टैलेंट है। क्या बच्चा अच्छा पेंटर बन सकता है? क्या एक अच्छा बच्चा लेखक बन सकता है? क्या अच्छा बच्चा एक मैथमेटिशियन बन सकता है? क्या बन सकता है? सभी विषय को देखे, समझे, जाने। जिस विषय में बच्चे का इंटरेस्ट हो, जिस विषय में बच्चे की रुचि हो, उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये मत देखें कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आने वाला भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इस विषय को पढ़ने से आने वाला भविष्य कितना सुनहला होगा, इसको न देखें, बल्कि देखें कि आने वाला भविष्य इसके लिए कितना खूबसूरत होगा, ये कितना सब्जेक्ट को एंजॉय करेगा। ये देख के निर्णय लेंगे। बच्चों पर मानसिक दबाव भी नहीं होगा, शौक के साथ बच्चा पढ़ेगा और बहुत अच्छा करेगा। जी जी
नमस्ते सर, मैं ऋषिता जैन शाजापुर से आई हूँ। सर, मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर होती हूँ। आप जो नेक काम कर रहे हैं, यदि भगवान ने मुझे उस लायक समझा कि मैं इससे आधा भी कर लूँ तो मैं अपना जीवन को सफल मानूंगी, खुद को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। फिलहाल मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके अकॉर्डिंग व्हाट इट टेक्स टू बी एन आईआईटीएन, और प्रिपरेशन के दौरान अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कुछ टिप्स इसके बारे में आप देंगे तो। सबसे बड़ी बात है कि कोई अब आईआईटी करना बहुत कठिन बात नहीं है, आसान है। ज़रूरत तो सिर्फ इस बात की है बच्ची कि आप कितने शौक के साथ तैयारी करते हैं और ये चारों फार्मूला जो बताया उसको फॉलो करती हैं आप। सबसे पहले जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसको एक बार पूरा पढ़ जाइए। उसका हर हाउ एंड वाई, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, उसका एक्सपेंशन का प्रूफ दिया हुआ है। उसका दूसरा प्रूफ क्या है ये भी देखिए, तीसरा प्रूफ क्या है इसको भी देखिए। कोई सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसको इसका प्रूफ देखिए। -1 इंटू -1 प्लस 1 होता है। इसको कितने तरीके से आप समझ सकते हैं, कितने तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से समझते हुए पूरे +2 के सिलेबस को 1 साल में आप ख़त्म कर दीजिए। आप अपना रूटीन बना के जब 1 साल पूरा हो जाए तब आप आईआईटी का आजकल 30 साल 35 साल 40 तक का भी क्वेश्चन बैंक मिलता है। उस क्वेश्चन को लेके ऑब्जेक्टिव सवालों से, छोटे छोटे सवालों से आपको शुरू करना चाहिए। आपकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, फिर बड़े बड़े सब्जेक्टिव सवाल को बनाएं और फिर बनाते बनाते अगर आप आईआईटी के क्वेश्चन बैंक का 25 साल 30 साल का अभ्यास कर लेती हैं और उसको पूरा समझते हुए ख़त्म तीनों सब्जेक्ट को कर लेती हैं तो आईआईटी करना तो बहुत आसान बात होगी, अच्छा रैंक भी आएगा आपका। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो सर, माइक थोड़ा ऊपर कर लें जी। मैं महिमा सरले बैतूल से। सर, वी ऑल नो दैट आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, सो आई वांट टू आस्क दैट आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? मतलब कभी आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसको किस तरह से रिकवर करना है, किस तरह आपको स्ट्रेंथ मिलती है कि आप अगला अटैम्प्ट कर सकते हो? देखिए, दो बातें इसमें। एक तो बातें हैं कि भाई आपको कम से कम एक बार मेहनत करिएगा, कई बार प्रयास करिएगा तो एक बार सफलता तो मिलेगी किसी न किसी फील्ड में। जब आपको एक बार सफलता मिलेगी तो जब भी आप असफल होंगे तो वही सफलता को याद करेंगे कि आखिर क्या बातें थी जो सफलता का कारण बनी, क्या बात थी और क्या इस बार कमी रह गई जो असफलता का कारण बनी। इसको समीक्षा करके आगे बढ़िए। और कोई ना कोई आपके प्रिय होंगे, कोई देवी देवता हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। हमारे पिताजी हमें बहुत बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे और बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। मेरा एडमिशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो गया था, मैं जाने के लिए तैयार था, मेरे रिसर्च पेपर बाहर छप गए थे, मुझे कैम्ब्रिज जाना था, पैसे हमारे पास नहीं थे, यहाँ तक भी पैसे हमारे पास नहीं थे कि हवाई जहाज़ का खर्चा ले सके। लेकिन पिताजी हमेशा करते थे कि बेटा हिम्मत मत हारना, पढ़ते रहना, मेहनत करने रहना, मेहनत कभी आज तक किसी का बेकार नहीं गया है, तो असफलता भी मिले पढ़ते रहना। बड़ा मैं भावुक होकर बोल रहा हूँ, पिताजी मुझे इतना प्यार करते थे कि सुबह सुबह कब हम लोग रहते थे बहुत छोटे से जॉब में, छोटे से पद पर, छोटे से इनकम वाले आदमी थे, लेकिन दिल के बड़े अच्छे इंसान थे। जो अगल बगल पड़ोसी रहे, जो संकट में रहे, हमारे स्लम इलाके में सबकी मदद करते थे। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ के चाय बनाते थे 2 कप। अब हमारे पास आते थे, मैं सोया रहता था और उठाते थे मुझे, उठो उठो उठो। तो जब मैं उठता था तो पिताजी कहते थे कि भाई लो चाय पियो। चाय पीने के पहले मैं चाहता था पिताजी को प्रणाम करूं, पैर छू के हाथ जोड़ के, उसके पहले ही वो हमको करते थे प्रणाम। हम दोनों में कंपटीशन होता था कि भाई कौन किसको पहले प्रणाम करता है, तो हम ही को प्रणाम कई बार करते थे। हम पूछते थे पिताजी शर्मिंदा क्यों करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? बोलते कि अरे बेटा तुमको मेहनत करना है, तुमको बहुत आगे जीवन में बढ़ना है, बहुत असफलताओं को झेलना है और उसके बाद कांटों भरी राह से आगे बढ़ना है। हो सके मैं उस समय नहीं रहूं, लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे, मैं आज ही प्रणाम कर देता हूं। ये बोलते हुए वो गुजर गए। तो मेरे दोस्तों, आज भी जब मैं असफल होता हूं तो पिताजी का वो भाव सोचता हूं, हमारे मन में एक कविता
घूमने लगती है, दोहराने लगता हूँ कि कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चार, वो कभी सामने ना आता है। जैसे जैसे ढलती है रात तो लगता है कि वो आया है सुलाने, और जैसे होती है सुबह तो लगता है जैसा बैठा है सिराने। कभी कभी जैसे कहता है कि डर इसे न कर, और कभी कभी जैसे वो गरजता है न डर इसे कर। कौन है मेरे मन में मौन और मुस्कुराता है, आंखें करना चाहता हूँ चारों, वो सामने ना आता। क्या बात है, क्या बात है जी। सर मैं ज्योत्सना जाट हूँ और अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर बहुत सी बार फिज़िक्स में मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स उतनी स्पीड से सॉल्व नहीं कर पाती जितनी मेरे एज के बच्चे इस वक्त कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसके लिए कोई टिप्स? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे 17 साल पुराने स्टूडेंट अनिरुद्ध जी जहाँ भी है बैठे हुए, आ जाइए, एक सवाल का कम से कम जवाब दीजिए। और ये 17 साल पहले बहुत आर्थिक संकट से सामना करते हुए हमारे पास आए थे, और हमारे साथ इन्होंने पढ़ा, हम निःशुल्क इनको रख कर पढ़ाया, और इनका IIT में सिलेक्शन हुआ था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में भी सिलेक्शन हुआ था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ISI से पढ़ाई पूरी करने के बाद स्विस की कंपनी में इनकी नौकरी लगी। कुछ साल नौकरी करने के बाद कहा इन्होंने कि नहीं सर, आप ही के राह पर चलकर कुछ काम करना है। और आज का दिन है कि आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो एकलव्य विद्यालय के लिए IIT NIT के लिए अलग प्रोग्राम चलाती है, उसमें इन्होंने 1 साल फ्री में पिछले साल और इस साल भी दे रहे एजुकेशन देने का काम किया, और अद्भुत रिजल्ट हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान जी इनको सम्मान भी किया है। तो ये फिजिक्स के स्पेशलिस्ट है, ये बताएंगे बच्ची के सवाल का जवाब। एक बार तालियां बजाएं प्लीज अनिरुद्ध सर के लिए। जी सर। देखिए, कई स्टूडेंट आपके जो साथ पढ़ रहे होंगे वो बहुत स्पीड में क्वेश्चंस बनाते होंगे। हो सकता है वो 9th स्टैंडर्ड से तैयारी कर रहे हो सकता है कि वो 9th स्टैंडर्ड से नहीं, आपके साथ ही प्रिपरेशन किए होंगे, उनका स्पीड लेवल ज़्यादा हो। डिफरेंस नहीं है, ब्रेन ऑलमोस्ट सब में सेम रहता है। ओनली एक चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन का। जैसे हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो सनलाइट आती है सभी जगह पड़ती है, पेड़ पौधे उससे खाना बनाते हैं, वैसे ही हम सबके पास जो ब्रेन है, जो पावर है, सबके पास बराबर है। ओनली उसको कैसे हम फोकस करते हैं। जैसे सन रे को हम फोकस करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो क्या होता है, आग लग जाती है। वैसे ही जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे और आपको ये एहसास होगा कि मैं क्यों पीछे हूँ उससे, और फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे, तो यू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस, थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। धीरे 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 आपको टाइम लगेगा, बट ऐसा होगा एट द लास्ट कि कछुआ ही जीतेगा। ठीक है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। चलिए अगला सवाल। जी थैंक यू अनिरुद्ध सर। मैं पूजा पाठक पैरामाउंट स्कूल अनूपपुर से। जी सर मैं पूछना, मैं मैथ्स की टीचर हूँ, और बेसिकली मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब मेरी क्लास चलती है 10th में जो पास आउट बच्चे हैं उन्होंने मैथ सब्जेक्ट चूज़ किया है, लेकिन जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद जब फार्मूले पढ़े तो उनको एकदम से लगा कि एक ही चैप्टर में इतने सारे फार्मूले हैं, हम कैसे करेंगे। तो बच्चे काफ़ी कुछ डीमोटिवेट भी होते जा रहे हैं। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आप टिप्स बताएं ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, ये आप लोग, हम लोग सभी लोग जिस भी स्कूल में पढ़े हो, जिस भी विद्यालय में पढ़े हो, या तो प्राइवेट स्कूल में, हम तो शुरू से लेकर अंत तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ने का मौका मिला, तो हर स्कूल में चाहे कितनी भी खराब पढ़ाई होती हो, कैसा भी स्कूल हो, 1-2 टीचर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जिनको बच्चे काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो हम शिक्षकों का काम है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनके मनों में बसे, कैसे उनके दिलों पर राज करें और वो रिस्पेक्ट दें। जब भी एक ही चैप्टर पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं तो बच्चों को उसका थीम समझाइए। 5, 6, 7, 10 प्रॉब्लम के आधार पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करके, एक कंक्लूजन निकाल के बच्चों को दिखाइए कि फाइंड पैटर्न। सवाल बच्चे एक ही है, थोड़ा डेटा बदला हुआ है, किसी में थोड़ा सिचुएशन चेंज करके दिया हुआ है, तो कैसे चेंज किया गया है। और फिर बच्चों को इतना मोटिवेट करिए कि देखो अच्छा बेटा बताओ
कि ऐसा मिलता जुलता क्या तुम सवाल एक खुद अपने से बना सकते हो? बनाओ तो प्रयास करते करते एक बच्चा, दो बच्चा सवाल बना देगा, दो चार सवाल बनाएगा, तो फिर सवाल बनाना और नया सवाल पैदा करना, प्रपोज करना जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कि नया सवाल फ्रेम करना जिसको बोलते हैं, तो नया सवाल बच्चा बनाने लगेगा तो सवाल के गुत्थियों को समझेगा और सब सवाल में क्या समानता है उसको पता चलेगा और वो अच्छे से सॉल्व कर लेगा। जी, हमारे बीच एक और बच्ची ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से मैं यहाँ खड़ी हो पाई। सर, आपसे क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारे टीचर्स से सुना है कि आईएएस बनना इंजीनियरिंग फील्ड से ज़्यादा इजी होता है। अगर हम आईआईटी फाइट कर चुके हैं तो उसके बाद हम आईएएस इजीली बन जाते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम टेक्निकल सब्जेक्ट ना लेके बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट से ये इजीली निकाल सकते हैं या नहीं? एंड सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि मैं 9th क्लास से कोचिंग पढ़ा रही हूँ, तो अब जब मैं इस स्टेज पे हूँ कि जब मैं कोचिंग पढ़ाने पेरेंट्स से मिलती हूँ तो पेरेंट्स मुझे देख के ये एग्री नहीं कर पाते कि हमें हमारे बच्चों को इससे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे मेरे से डेफिनेटली बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको सेटिस्फाई करने की क्या टिप्स है? होता है ये बात, अभी बच्चे पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे जो बिखरे अधूरे सपने हैं उसमें बच्चे ही रंग भर दे, उसको बच्चे ही पूरा कर दे, इसलिए पेरेंट्स थोड़ा कभी कभी दबाव में आ जाते हैं, तो बच्चों पर दबाव बनाते हैं। प्रेम का दबाव रहता है, प्रेम का आग्रह रहता है उनका, लेकिन जाने अनजाने में बच्चा दबाव महसूस करता है, तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं कि जिस तरह से बच्चों में मोटिवेट करना, बच्चों को ज़रूरत है कि उनके कोई मोटिवेट करे, उस तरह पेरेंट्स को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। ये भी एक सेमिनार लगाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने बच्चों में जो रियल क्या उनमें पोटेंशियल है, रियल पोटेंशियल क्या है, कैसे आगे बढ़े, क्या क्या करे, उनको पता चलना चाहिए और बच्चों की बात मानना चाहिए। तो हम बच्ची आपसे आग्रह करेंगे कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अंशुमन जी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट ले लें, अपने पिताजी से बात करवा दें। पिताजी समझेंगे कि इतनी अच्छी बच्ची तो दुनिया में कोई है ही नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम ऋषभ मकवाना है और मैं आपसे काफ़ी, मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपसे काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ और आपकी स्टोरी मतलब सुनने का मौका नहीं मिला, तो सर मैं आपसे इंस्पायर हूँ, लेकिन आपसे और इंस्पायर होना चाहता हूँ। मीन्स आपकी स्टोरी जानना चाहता हूँ स्टार्टिंग से लेके अब तक, जहाँ तक आप खड़े हैं अभी। कहानी बहुत लंबी है, हमारे शॉर्ट में सुपर चलेगी। 30 की कहानी पर एक किताब आई है, उसको पढ़ लीजिए या यूट्यूब पर कभी मौका मिले उसको देख लीजिए। संक्षेप में ही कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हमने झेली है, लेकिन हमारे पास भी एक सपना था कि जैसे बच्चे हमारे जैसे हैं जो कि पैसे के अभाव में, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, अधूरी रह जाती है, उसके लिए जीवन में काम करना है, और उसके लिए मैं काम करने लगा। इसी की कहानी है। और आज कई बच्चे, 450 बच्चे आईआईटी करके देश विदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले कल के लिए हम चाहते हैं कि आईबीसी के माध्यम से और भी कई स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से कुछ और कोर्स चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। सर, मैं आपसे वो मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बनाते हैं वो जानना चाहता हूँ। जो कॉन्फिडेंस अपन लूज़ कर देते हैं उसको वापस कैसे मोटिवेट हों? देखिए, ये निरंतर प्रयास का परिणाम है कॉन्फिडेंस का नाम। अब हम लोगों के बच्चों को इतना ट्रेनिंग देते हैं, उनको विश्वास जगाते हैं, उनको छोटे छोटे सवाल देते हैं, वो सवाल बनता है, उसके बाद के लेवल के सवाल देते हैं वो सवाल बनता है, उसके बाद के लेवल के देते हैं वो बनता है, तो बच्चों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। तो आप छोटी छोटी कामों को ऐसे करिए, ऐसे ऐसे चीज़ों को अंजाम दीजिए जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, तो वही सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहेगी। अचानक बहुत कठिन प्रॉब्लम उठा लीजिएगा, या कोई लाइफ का प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो और फिजिक्स का प्रॉब्लम हो, तो आपको परेशानी होगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा तो कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ेगा। और अचानक बड़ा टारगेट ले लीजिएगा, बगैर क्षमता उतना रहे तो नहीं होगा। लेकिन कितना भी बड़ा टारगेट हो, आप धीरे धीरे अगर बढ़िएगा, जैसा कि अभी हमारे शिष्य अनिरुद्ध जी ने कहा कि कछुआ चाल भी चलिएगा तो मंजिल तक एक दिन जरूर पहुँचिएगा। जी, गुड इवनिंग सर। सर, आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप टीचर बने और सुपर 30 कोचिंग स्टार्ट की? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे देश में इतने पेरेंट्स बैठे हुए हैं,
हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा किया, उसको यहाँ IBC 24 सम्मानित करने जा रहा है, इतना गौरव का क्षण है, आने वाले भविष्य में मेरा बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर मिले। हर पेरेंट्स चाहते हैं, या उनके और छोटे बच्चे बच्चियां हैं उनको भी मिले अच्छे टीचर। हर माता पिता हमारे भारत देश का चाहता है कि हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा शिक्षक मिले, लेकिन शायद कोई माता पिता हैं जो चाहते होंगे मेरा बेटा या बेटी भी बड़ा होकर एक अच्छा शिक्षक बने जो समाज में बदलाव लाए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत है इस बात की। मैं बचपन से हमारे पिताजी हमेशा मैगजीन पढ़ने के लिए दिया करते थे, विज्ञान प्रगति दिया करते थे, और बड़े बड़े शिक्षकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की जीवनियाँ पढ़ने के लिए दिया करते थे। तो धीरे धीरे मैं मोटिवेट होने लगा। और तो आप छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ने के लिए देते, क्या साहित्य वो पढ़ रहा है, किस तरह का कार्टून देख रहा है, किस तरह का फिल्म देख रहा है, उसका प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। तो अब तो उस जमाने में कार्टून या कोई यूट्यूब तो नहीं था, मैगजीन कॉमिक्स था, तो ऐसे ही चीज़ों को पढ़ने के लिए वो सेकेंड हैंड सड़क पर जो फुटपाथ पर किताबें बिकती थी ला के देते थे। पढ़ते पढ़ते मेरे मन का हीरो एक अच्छा शिक्षक हो गया, एक अच्छा मैथमेटिशियन हो गया। हमारा कोई हीरो फिल्मी हीरो नहीं था, मेरे मन में हीरो कोई क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। तो उसी से प्रेरणा मिली कि हमें भी आगे जाकर इतना ही अच्छा काम करना है, मुझे भी एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है। तो आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, बचपन में इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। गुड आफ्टरनून सर, मैं आकांक्षा गुप्ता पैरामाउंट एकेडमी स्कूल से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आगे चल कर के UPSC फाइट करना है, पर मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मैं आज पढ़ती हूँ, मुझे कल वो चीज़ ज़रूर भूल जाती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? हिस्ट्री के लिए? यस सर। तो हिस्ट्री तो बड़ा अच्छी चीज़ है। अब कल परसों एक हमारे पास हिस्ट्री के प्रोफेसर बंगाल से आए मिलने। हमने पूछा कि आप क्यों मिलने आए हैं, नमस्कार प्रणाम, आइए चाय पीजिए। तो नहीं सर, पटना आए हुए थे, सोचे आपसे मिल ले 5 मिनट। आप अरे 5 मिनट क्या, 15 मिनट समय लीजिए, 20 मिनट लीजिए, चाय पीजिए। तो उनसे इतिहास पर बातें होने लगी। तो एक बार मेरा दिल आ गया कि इतिहास पढ़े। मैं भी जब 10th में था, 9th में था, तो हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अब इच्छा होती है। इतिहास गांधी जी से लेकर बड़े बड़े लोगों ने बोला इतिहास ही पुरुष को महान बनाता है पढ़ने से। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इस भाव से पढ़िए कि हम इतिहास पढ़ेंगे, यानी पीछे का रिकॉर्ड पढ़ेंगे पूरे दुनिया का, देश का, और उसके आधार पर एक पैटर्न प्राप्त करेंगे। फाइंड पैटर्न मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और उसके आधार पर आगे जीवन में हम कैसे अपना बदलाव ला सकते हैं, समाज को कैसे बदल सकते हैं, सत्ता में क्या परिवर्तन आ सकता है, ये सारी चीज़ों का मूल मंत्र है वो इतिहास है। आप देखते होंगे वकील के यहाँ जाते होंगे, कोई लॉयर रहते होंगे बड़े बड़े, पूरे किताबों से उनकी घर भरी रहती होगी। वो कानून की किताबें रहती है, उससे ज़्यादा किताब रहती है केस हिस्ट्री रहती है कि भाई ये केस पर ये सुनवाई हुआ, ये लॉजिक दिया, ये उसने तर्क दिया, ये आर्गूमेंट किया। वो क्या है कि हिस्ट्री है। तो सबसे ज़्यादा बदलाव लाने में जो काम कर सकता है वो इतिहास है। इस भाव से पढ़िए, सोचिए कि आने वाला भारत का भविष्य कैसे, यूरोप कैसे बदला, फिर अमेरिका का कैसे विकास हुआ, अब भारत का विकास कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है। पीछे के इतिहास को रिपीट करिएगा तो बड़ा मजा आएगा इस भाव से। और रटने के और कहानी के अनुसार ऐसे ही पढ़िएगा, एक सिलेबस के अनुसार, तो नीरस लगेगा। इस भाव से पढ़िए कि आप पढ़ के समाज में बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस भाव से पढ़ के देखिए, जरूर अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, पर एक लास्ट सवाल हम लेने वाले हैं जी। गुड इवनिंग सर। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए वो होता थोड़ा है, माइक ऊपर कीजिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आर्थिक परिस्थितियां बहुत महत्व रखती हैं। यदि किसी की आर्थिक परिस्थिति खराब है तो क्या UPSC करना उसके लिए एक सपना ही है? कोई बड़ी बात नहीं है। सुपर 30 की शुरुआत के पहले शायद कोई ऐसा, हम अपनी तारीफ नहीं करें, सच्चाई बता रहे, शायद ऐसी कोई संस्थान होती होगी जो बच्चों की मदद करती थी। बहुत लोग करते थे लेकिन उस तरह से इतने पैमाने पर नहीं। लेकिन अब देखिए हर सरकार की तरफ से 30 के बाद फलना 100, कोई 30, कोई 40, 90 चल रहा है, मदद मिल रही है। तो UPSC के लिए अगर आप अच्छा करते हैं और आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छा पोजीशन लाते, स्कूल के बाद आप स्कूल में अच्छा किया तो आपको IBC 24 ने सम्मान दिया। अगर कॉलेज में भी आप अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको बहुत लोग मदद करने वाले मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करके चेयरमैन साहब से कह के IBC के, मैं आपको फ्री में कहीं कोचिंग करवा दूंगा। आप पढ़िए केवल मन लगा। क्या बात है।